हेलो स्टूडेंट्स, मैं टिम्सी गुलाटी, मैथ्स एंड साइंस एजुकेटर। आज हम अपनी क्लास में क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रैपिड रिविजन्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट इस क्लास को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, क्लास 8 में आप पढ़ के आए हैं मेटल्स होता क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकर है, मतलब कि नेचुरली मिले हुए हैं, ठीक है। और बाकी सारे मैनमेड एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, यानी कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल वे से उनको बनाया है, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स अभी 92 डिस्कवर हुए हैं उनमें से, और जो मैनमेड ने बनाया, आज हमने उन सबको डिस्कस करना है और उनमें से कैटेगराइज करना है कि मेटल्स कौन है और नॉन मेटल्स कौन है। उसके बाद हम एक्चुअल में समझेंगे कि मेटल्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो ये डिफरेंस हमें समझना है इस चैप्टर में। और भी मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है इसी क्लास में। रैपिड रिवीजन इसलिए बोला है इसको क्योंकि इसमें सारा के सारा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल्स की अगर मैं बात करती हूँ, मेटल्स मैंने बोला 118 एलिमेंट्स है। अब उनमें से आप कैसे कैटेगराइज करते हैं कि मेटल है। अगर आपको क्लास 8 का और क्लास 9 का थोड़ा बहुत भी याद है तो आपको याद होगा, हमने जितने पीरियोडिक टेबल में ना हर एलिमेंट को प्लेस किया है उनके एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट नंबर के साथ, ठीक है। क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से उनको प्लेसमेंट दी गई है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन अभी हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। तो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मोटी मोटी बात समझते हैं इससे कि कैसे हमने पहचाना कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उनको सबको बोला जाता है कि वो मेटल्स हैं। और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उनको बोला जाता है नॉन मेटल। अब गेन करना एंड लूज करना क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एलिमेंट लिया जो बहुत ही कॉमन है आपके लिए, Na which represent as सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नेम है दैट इज Na का अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे विच इज 11, ठीक है। तो अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो फर्स्ट शेल में वी कैन पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 एंड देन बचा हुआ लास्ट। फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल कंप्लीट है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा का मतलब वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जब यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एलिमेंट के पास होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हो जाती है, तो अपने आप को फ्री करता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, Na+1, दैट मीन्स इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पहचाना कि जो ये एलिमेंट है ये एक मेटल है। और अगर दूसरा एक एग्जांपल लेती हूं मैं आपके सामने, विच इज क्लोरीन, Cl। क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7, ठीक है। अब उसका फर्स्ट शेल कंप्लीट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस किए, सेकेंड शेल कंप्लीट है जिसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए और थर्ड शेल जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन है। इस शेल को कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये गेन करेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक है। जब किसी भी एलिमेंट को लूज करने की टेंडेंसी, किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है तो उसको क्या बोला जाता है, मेटल। और किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, उसको क्या बोला जाता है, नॉन मेटल, ठीक है। क्लास 9th में आप ये भी पढ़ के आए हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इट मींस उनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। तो जिन भी एलिमेंट के पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनको बोला जाता है मेटलॉइड्स, ठीक है। ये तो पार्ट था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, बड़ा ही बेस कि हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझना कैसे है। मोस्टली आप देखेंगे इनके ऊपर
ये तो मैंने वो ब्रीफ समझाया आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके पास क्लास 10th में जो भी मेटल्स होंगे उनके पास प्लस आयन होगा और नॉन मेटल्स के पास आपके पास माइनस आयन्स होगा। ठीक है, मेटल्स के पास प्लस आयन एंड नॉन मेटल्स के पास माइनस आयन। ठीक है, हमने कहा 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिसमें हमारे पास 92 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल कैटेगरीज की हैं। ठीक है, और अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो 22 एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, जिनमें से हमारे पास 1 गैसियस स्टेट में है एंड हमारे पास 1 गैसियस स्टेट में है एंड 1 हमारी लिक्विड स्टेट, 11 हमारे पास गैसियस स्टेट में है, 1 लिक्विड स्टेट में एंड रेस्ट आर इन द सॉलिड फॉर्म। तो हमने ये सब पढ़ना है इनका फिजिकल स्टेट के अंदर कि है कैसे कैसे, किस तरीके से फिजिकली प्रॉपर्टीज है इनके, किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो फटाफट से एक ब्रीफ लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहली बात मैंने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं मेटल्स की बात कर रही हूं आपको। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटी क्लासेस में ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की। ठीक है, मेलेबिलिटी जो कि आपका बोर्ड का भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का डिफरेंस, जो कि 1 मार्क्स का आता है और बच्चे बहुत बार छोड़ आते हैं क्योंकि बहुत कैजुअल समझते हैं इस क्वेश्चन को कि बड़ा नहीं आने के चांस है। लेकिन बोर्ड में कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट डेफिनेशन के साथ आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है। माना आज की डेट में असर्शन रीजंस, कॉम्पिटिटिव सीरीज, मतलब आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को ही ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस आप नहीं छोड़िए। बेस से ही आपके पास आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आप असर्शन रीजंस को सॉल्व कर पाएंगे, आप हर तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपका बेस क्लियर है। तो एनसीईआरटी में दी हुई हर एक लाइन को बहुत ध्यान से रीड कीजिए, उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, तो आपका एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो, किसी भी तरह का फ्रेम हो, आप लोग अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने पहला पॉइंट लिया मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब हम मेटल्स को अगर बीट करते हैं और शीट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है, उनको हम शीट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी, मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स अगर एक दूसरे के साथ स्टक की जाती हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो दैट मीन्स उनके पास एक एबिलिटी होती है जिसको बोला जाता है सोनोरस, कि मेटल्स जो है वो सोनोरस होती हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं स्टेट की, मेटल मोस्टली किस, एक्सेप्शंस की बात अभी नहीं कर रही हूं मैं यहां पर, बट अगर मैं बात करती हूं स्टेट की तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन है हमारे पास जो लिक्विड स्टेट में है, विच इज मर्क्यूरी। ठीक है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मेटल्स के पास तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। हमारे पास 2 पॉइंट्स बचते हैं, हार्डनेस, यस, थर्ड पॉइंट बचता है हार्डनेस। मेटल्स जनरली जो उनका आप देखते हैं वो किस तरीके की होती है, उनका फेस जो है हार्ड होता है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th के लिए 2 पॉइंट्स बचते हैं। एक तो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये सब तो जो मैंने आपको बताई है अभी तक की, ये सारे 8th और 9th की मिक्स ही फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग अब 2 पॉइंट और ऐड करेंगे जिसमें आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करेंगे कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, विच इज प्लस आयन वो डोनेट करते हैं। दूसरा हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब जितनी भी मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप देखेंगे उनके जैसे ही फर्स्ट शेल कंप्लीट होगा उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसके बाद सेकंड शेल कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लास्ट वाला जो भी शेल होगा उसमें 1, 2, 3 आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिसको वो डोनेट कर सकते हैं। तो उनके लास्ट वाले शेल में आपको 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो इससे आप पहचान करेंगे कि ये मेटल्स हैं। तो ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात की।
साथ ही साथ अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, अलॉन्ग विद जितने हमने डिफरेंस के पॉइंट्स मेटल्स के उठाए हैं, सेम हम नॉन मेटल्स के उठाते हैं। ठीक है, हमने बात किया सबसे पहले मेलेबिलिटी की, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होती हैं। डक्टिलिटी की, नॉन मेटल्स डक्टाइल नेचर नहीं रखती। लस्ट्रस, यस मेरा एक टॉपिक पॉइंट छूट गया था, लस्ट्रस, मेटल्स के पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। आप देखते हैं शाइनी सरफेस होता है, लेकिन नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती हैं। स्टेट की बात मैंने बोला, मेटल्स जो है मोस्टली मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि मर्क्यूरी आपकी लिक्विड फॉर्म में आती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं आपकी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। साउंड यानी सोनरस प्रॉपर्टी जो कि मेटल्स के पास होती है, नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। मेटल्स जो कि हार्ड होती है, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो मैंने दो मेन पॉइंट क्लास 10th के अकॉर्डिंग कराए हैं वो क्या थे? पहला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने मेटल्स में डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में, जो लास्ट वाला शेल है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट करेंगे, एंड जो लास्ट वाला शेल होगा अगर उसमें जैसे हमने मेटल्स में कहा था 1 2 3 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको हम उससे पहचानेंगे कि ये मेटल है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में लास्ट वाले शेल में 5 6 या फिर 7 ही आपको लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 5 6 7, जिससे आप क्या पहचानेंगे? ये नॉन मेटल है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि अगर 5 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तभी उसका लास्ट शेल कंप्लीट होगा। 6 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो तभी उसके पास 8 होते ही उसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। 7 है उसके लास्ट शेल में तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस जहां पर भी जिस भी एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट शेल में 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो वो एलिमेंट क्या कंसीडर होता है? दैट इज नॉन मेटल। ठीक है, और मैंने अभी एक बात बोली आपको कि ये तो थी हमारी वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो पॉइंटर्स में, टेबुलर फॉर्म्स में आपको जैसे लगता है आप बना सकते हैं। पॉइंट्स के मेन पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं बात कर रही थी कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन था हमारी लास्ट वाली ऑफलाइन क्लास में कि जिन एलिमेंट्स के पास ऑक्टेट में उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? दैट मींस वो या तो डोनेट करेगा या वो गेन करेगा, तो उसको बकायदे से क्या बोला जाएगा? मेटेलॉइड। लेकिन हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट ऐसा है जो जिसके लास्ट ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिसको हम नॉन मेटल कंसीडर करते हैं, उसका नाम है कार्बन। कार्बन का ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि हाँ ये इसको क्यों नहीं बोला गया, तो ये हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जब चैप्टर डिस्कस करेंगे वहां कंप्लीट एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ के लिए इतना ही नफ था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मेटलॉइड होने की मतलब मेटलॉइड होना चाहिए उसको, लेकिन वो मेटलॉइड नहीं है, उसको नॉन मेटल में ही क्यों कंसीडर किया जाता है, ये हम पूरा ब्रीफ डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये थी हमारी जितनी थी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। इस चैप्टर में बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक में जितनी भी आपके पास एक्टिविटीज दी गई हैं जिसमें रिएक्शंस कराई गई हैं, आपको वो सारी रिएक्शंस ही याद करनी है। इनके अलावा बोर्ड में कुछ भी बाहर से फ्रेम नहीं होता है। मेटल वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सारा आपकी बुक से ही फ्रेमिंग होगी। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्यों पूछा गया, उसके पीछे रीजन क्या है। सो रीजनिंग यू गाइस नीड टू फाइंड कि क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला पॉइंट, जितने मैंने पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस किए, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल हो,
सेम मैं टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर रही हूं। कैसे कि मैं अगर रिएक्शन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ करा रही हूं तो सेम रिएक्शन मैं नॉन मेटल की भी ऑक्सीजन के साथ कराऊंगी। तो आप लोगों को जो भी ये वीडियोस देख के समझेंगे तो आप लोग अपनी पूरी उस तरीके की टेबुलर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको इजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करने को। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो क्या होगा, जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसका मेटल ऑक्साइड बनाएगी जो कि बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, आपके पास और कुछ नहीं याद तो आप इसकी रिएक्शन जो मैग्नीशियम रिबन वाली करके आए वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम एक मेटल है, प्लस ऑक्सीजन किया O2 विच गिव्स Na2O। ये क्या हो गया कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, मेटल्स अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोजन ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करती है, अगर मैंने एक मेटल लिया लिथियम, उसको मैंने H2 के साथ रिएक्ट कर दिया, लिथियम प्लस H2 दैट विल बिकम लिथियम हाइड्राइड। ये जो रिएक्शंस मैं आपको दे रही हूं ये भी शायद आपकी बुक में होंगी नहीं, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में, चाहे केस बेस में, चाहे किसी तरीके से भी पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। तीसरा मैंने कहा कि रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं, किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, मैंने कोई भी मेटल उठाई, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम उठाया और उसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर मैंने सोडियम मेटल लिए तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और ऐसी वाली रिएक्शन, क्योंकि सोडियम तो ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव मेटल है, तो ऐसी रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं और बहुत विग्रेस होती हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस आपको करनी है, समझ में आनी चाहिए आपको किस तरीके की रिएक्शन फास्ट है, किस तरीके की रिएक्शन स्लो है। बट आपसे अभी ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, मैंने एक्स्ट्रा इसके साथ बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, अब हम कहते हैं अगर हम कोई मेटल का ऑक्साइड ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कॉपर का ऑक्साइड लिया विच इज CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। अब मैं अगर कॉपर ऑक्साइड को किसी भी मेटल के ऑक्साइड को मेटल के साथ रिएक्ट करा देती हूं, किसी भी मेटल ऑक्साइड को मेटल के साथ रिएक्ट करा दूंगी तो क्या हो जाएगी, वो डिस्प्लेस हो जाएगी। जैसे कॉपर ऑक्साइड है ना, तो कॉपर का ऑक्साइड वो मैग्नीशियम, अगर मैंने दूसरी मेटल क्या ली मैग्नीशियम, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम के साथ डिस्प्लेस हो जाएगी एंड इस रिएक्शन से कॉपर अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है अगर मैं किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना सब में एक ही चीज पूछ जाती है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है। तो जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो सोल्ट बनाती है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें किसी मेटल का नाम स्पेसिफाइड है। जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी वो सोल्ट की फॉर्मेशन ही करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेटल कैसे रिएक्ट करेगी सोल्ट के साथ, मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ, एसिड आप HCl ले सकते हैं, एसिड आप H2SO4 कोई भी एसिड ले सकते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में, वो बनाएगा क्या, फाइनली सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर मैंने किसी भी मेटल को मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट कर दिया, किसी भी मेटल को मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट किया, अब मैंने मेटल सोल्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया कॉपर सल्फेट, मैं अपनी क्लासेस में ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, जिन भी कंपाउंड्स के लास्ट में 8 साउंड होता है जैसे सल्फेट है ना, तो इस तरीके के जहां 8 का साउंड हो रहा है वो सब सोल्ट है। तो मैंने इस रिएक्शन को करने के लिए मैंने क्या लिया, एक जगह मैंने आयरन विच इज Fe, जिसको हमने केमिकली बोला जाता है फेरस, Fe प्लस CuSO4 किया तो हमारा SO4 यानी जो हमारा सोल्ट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा मेटल के साथ और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। तो हमारी रिएक्शन क्या फ्रेम हो जाएगी, Fe प्लस CuSO4 दैट विल बिकम FeSO4 प्लस
Cu। तो ये आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाला जो है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाले चैप्टर में भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट एंड फेमस ये इक्वेशन है आपकी, जिसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कैसे, आपने किसी भी मेटल सोल्ट के साथ मेटल को रिएक्ट करा दिया, किसी भी मेटल सोल्ट के साथ मेटल को रिएक्ट करा दिया तो वो डिस्प्लेस हो गई उस मेटल पे। ठीक है, लास्ट बचती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, मेटल्स की ही अभी हम बात कर रहे हैं। अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल का क्लोरीन से, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, जैसे मैंने सोडियम लिया एंड क्लोरीन लिया, सोडियम क्लोराइड जो कि बहुत बार यूज होती है, सोडियम लिया एंड क्लोरीन लिया, इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो क्या बनेगा अल्टीमेटली, सोल्ट, सोडियम क्लोराइड, जो बहुत ही कॉमन यूज होता है आपकी कुकिंग में एंड एवरीवेयर। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इसके बाद एक बार फटाफट से ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जिसमें बना मेटल ऑक्साइड, मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जिसमें बना मेटल हाइड्राइड, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद हमने मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्शन कराई तो वो भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनी। मेटल की रिएक्शन एसिड से कराई तो भी क्या बना, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, और मेटल के ऑक्साइड के साथ मेटल को ऐड किया तो भी हमारे पास क्या बना, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनी। एंड जो लास्ट रिएक्शन की मेटल की क्लोरीन के साथ तो हमारे पास क्या बना, सोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की मेटल की। लेकिन अभी हम साथ ही साथ करते हैं नॉन मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई दूसरा पॉइंट नहीं उठाएंगे, जितने हमने डिफरेंशिएशन इससे किए तो इसी की टेबुलर फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हुए इक्वली पैरेलल करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेटल्स की मैंने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ तो क्या हुआ था, मेटल ऑक्साइड बना था। सेम ऐसे ही मैं नॉन मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराती हूं तो मेरा क्या बनेगा, सेम ऑक्साइड। जैसे मैंने कार्बन के साथ ऑक्सीजन को मिक्स किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का ही ऑक्साइड फ्रेम बना। जैसे मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो मेटल ऑक्साइड बना, नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना। ठीक है, बस सिर्फ इनका नेचर और इनका बिहेवियर चेंज था, क्योंकि मेटल का जो ऑक्साइड था वो बेसिक इन नेचर था एंड नॉन मेटल का जो ऑक्साइड था वो एसिडिक इन नेचर था। दूसरा, मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई थी, मैंने सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो जैसे मैंने मेटल्स की रिएक्शन कराई थी हाइड्रोजन के साथ क्या बना था, मेटल हाइड्राइड, ये क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तीसरा रिएक्शन हमने कहा मेटल्स नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराई मैंने वाटर के साथ, तो वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो जनरली तो हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस था हमारे पास जिसमें हमने कहा फ्लोरीन को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये एक्सेप्शन केस की रिएक्शन थी, फ्लोरीन को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF प्लस O2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये एक्सेप्शन रिएक्शन है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन, अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, जैसे हमने कहा था मेटल की रिएक्शन की हमने एसिड के साथ तो क्या बना, सॉल्ट, ऐसे ही नॉन मेटल की रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो भी क्या फॉर्म होगा, सोल्ट। ठीक है, तो नॉन मेटल की रिएक्शन हमने किया, नॉन मेटल में हमने सल्फर लिया और एसिड में हमने HNO3 लिया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड विच इज नोन एज नाइट्रिक एसिड, हमने HNO3 के साथ हमने सल्फर को ऐड किया, दैट विल बिकम H2SO4 प्लस NO2 गैस। ये भी आपकी एक एक्सेप्शन रिएक्शन है। तो जनरली हमारी अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स भी एसिड्स के साथ रिएक्ट ज्यादा जल्दी से नहीं करती हैं। सिर्फ अगर एक्सेप्शन की बात करें तो नॉन मेटल अगर रिएक्ट कर रही है तो वो क्या बनाएगी, आपके पास सेम सॉल्ट। ठीक है, तो और आपके पास सेम सॉल्ट उसने बनाया H2SO4 प्लस एसिड एंड NO2 बना दिया उसने।
ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद क्लोरीन, जो कि लास्ट था हमारे पास। क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, हमने फास्फोरस लिया एंड क्लोरीन ऐड किया, तो हमारे पास क्या बन गया, PCl3, फास्फोरस क्लोराइड, दैट इज आल्सो सोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेसिकली क्या समझा, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट रैपिड रिवीजन की जो वीडियो है, जिसमें मेटलर्जी है और पूरा उसका कंसेप्ट है, तो उसको आप अलग से जरूर से देखिएगा, जिसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। केमिकल एंड फिजिकल पॉइंट्स का डिफरेंस इस जितनी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, दैट इज मोस्ट इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। इसके ज्यादा क्वेश्चंस को ज्वाइन करना है तो आप हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं, वहां आप हमें डीएम कीजिए और हम आपके पास इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।